नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बीजेपी की टेंशन एक बार फिर बढ़ चुकी है। आप जानते हैं कि बीजेपी सत्ता में तो आ गई है, मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, लेकिन इसके सामने अभी भी एक बीजेपी के सामने एक बड़ी चिंता ये है कि आखिर लोकसभा स्पीकर के पद पर कौन बैठे। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी सरकार गठित होती है उसके 2-3 दिनों के भीतर ही स्पीकर का चयन हो जाता है, लेकिन इस बार एनडीए में खुद के इतने दांव पेच उलझे हुए हैं कि एनडीए यानी बीजेपी और उसके सभी साथी अभी तक स्पीकर का चयन नहीं कर पाए हैं और अब 24 जून से लोकसभा का यानी 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र भी शुरू होने जा रहा है जो 3 जुलाई तक चलेगा। अब सवाल ये है कि स्पीकर पद पर कौन बैठेगा, क्योंकि इधर इंडिया ने भी अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को इस बार इतनी सीटें मिली है कि वो बीजेपी के लिए सिरदर्दी बन चुकी है और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति भी अब इस बार ऐसी तैयार की है कि वो किसी भी तरह बीजेपी के दबाव में नहीं आने वाली, बल्कि वो लगातार बीजेपी को अपने दबाव में रख रही है। और यही वजह है कि बीजेपी अभी तक स्पीकर का चयन नहीं कर पाई है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने गठबंधन साथियों को कैसे खुश रखे, क्योंकि एक और जेडीयू है, दूसरी ओर टीडीपी है, दोनों ही चाहते हैं कि स्पीकर पद के चयन में उनकी भी भूमिका हो। और पहले जब एनडीए की सरकारें रही, यानी जब मोदी का बहुमत न होकर जब पहले बीजेपी का नाम होता था एनडीए में, और तब उनकी जो यानी वाजपेयी जो सरकार थी उसमें एनडीए के ही जो घटक दल होते थे उनके सब सहमति से एक बार टीडीपी और एक बार शिवसेना के लोकसभा अध्यक्ष बने, लेकिन पिछले बार ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष पहले सुमित्रा ताई महाजन रही, उसके बाद ओम प्रकाश बिरला रहे और अभी भी ये ओम बिरला रहे। और अब इस बार ये चुनौती है बीजेपी के सामने कि वो किसे स्पीकर बनाए, क्योंकि इंडिया ने अब अपनी ऐसी चाल चल दी है जिससे बढ़ गई है बीजेपी की टेंशन। क्या है पूरा मामला, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, सरकार गठित हुए तो काफी दिन हो गए हैं और अब अगले हफ्ते से लोकसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, लेकिन क्या वजह है कि बीजेपी अभी तक स्पीकर को नहीं चुन पाई है और ये कौन सी चाल चल रहा है इंडिया गठबंधन, आखिर उसने ऐसी कैसी रणनीति तैयार की है जिसमें फंसती ही जा रही है बीजेपी। मोदी अब अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, इन सब की क्या वजह है और किस लिए बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है, क्या है, आप क्या कहेंगे? देखिए समित्रा जी, एक तो जिस तरीके से स्पीकर को लेकर के विवाद चल रहा है उसमें असल में बीजेपी की ख्वाहिश ये है कि लोकसभा स्पीकर उनका हो। और जैसे पिछले 5 साल पूरे निकाल दिए गए कि लोकसभा स्पीकर बीजेपी का था, लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद जो है वो खाली रखा गया। हालांकि ये कोई बाध्यता नहीं है कि सत्ता पक्ष का स्पीकर हो और विपक्ष का लोकसभा उपाध्यक्ष हो। ये एक आपसी सहमति होती है, एक परंपरा है जिसका पालन अभी तक किया जाता रहा, लेकिन सरकार ने उन परंपराओं को भी तोड़ा। और अगर चुनाव से ही सारी चीज़ें होंगी तो फिर लोकसभा स्पीकर का पद पर भी चुनाव होगा और उपाध्यक्ष का पद है उस पर भी चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये समझी जाती है कि वो लोकसभा स्पीकर पे अपना स्पीकर चाहती है और लोकसभा का उपाध्यक्ष पद जो है उसको वो खाली रखना चाहती है। इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अब जो लेकर के जो एक तरीके से विवाद चल रहा है वो स्पीकर के पद को लेकर के विवाद ये है कि कहा यह जा रहा है कि जनता दल यू और जनता दल यू और तेलुगु देशम ये दोनों चाहते हैं कि स्पीकर का पद जो है वो तेलुगु देशम के पास रहे। इस तरीके की सूचना है। हालांकि जो केसी त्यागी जो राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता भी हैं जनता दल यू के, उन्होंने तो बड़े एक तरह से कहा मोदी भक्ति में ही बात कर दी। उन्होंने बताया कि वो 37 साल से एनडीए के सदस्य और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें की हों। यानी कि जो नीतीश कुमार ने आरोप लगाए थे बीजेपी का साथ छोड़ते हुए जब वो गए थे आरजेडी के साथ में कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिशें हो रही थी, एक तरीके से नीतीश कुमार को ही खारिज कर दिया केसी त्यागी ने। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि केसी त्यागी जो कह रहे हैं वो नीतीश कुमार की सहमति से कह रहे हैं या अपनी तरफ से कह रहे हैं, या केसी त्यागी इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो बताए जाते हैं कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और नीतीश कुमार किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या नीतीश कुमार वास्तव में बीमार हैं या नीतीश कुमार बीमार कर दिए गए हैं या नीतीश कुमार बीमार हो गए? अब इस बारे में आशंकाएं जो जताई जा रही हैं उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, चूँकि ये किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन ऐसे गंभीर समय में जब देश की राजनीति तय होनी है और ये तय होना है कि किस तरीके से 5 साल ये सरकार चलेगी या चलेगी भी कि नहीं चलेगी, उसमें स्पीकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विपक्ष क्या रणनीति अपना इसको लेकर के अगर
नीतीश कुमार बीमार है और नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान या वक्तव्य स्पीकर को लेकर के नहीं आ रहा है और केसी त्यागी अगर इस तरीके का कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो जनता दल यू के अंदर भी साफ समझा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो ये सर मित्रा जी समझा जा सकता है। इधर तेलुगु देशम की तरफ से भी ये सूचनाएं मिल रही हैं कि वो शायद लड़ने को तैयार हैं स्पीकर पद के लिए। अगर एनडीए की तरफ से उनको स्पीकर का पद नहीं दिया जाता है तो भी वो अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। अब इन पे बहुत अभी तक नहीं लगी है पुष्टि की कि ये ठीक खबरें हैं कि नहीं है, लेकिन अगर ये खबरें आ रही हैं और सोर्सेस के हवाले से खबरें हैं तो समिता जी समझा जा सकता है कि टीडीपी स्पीकर का पद अपने पास रखना अवश्य चाहेगी, क्योंकि स्पीकर को लेकर के बहुत सारी शंकाएं हैं लोगों की। और जो शंकाएं हैं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से चाहती है कि ऑपरेशन लोटस चला करके वो 272 का अपना आंकड़ा पार कर ले और फिर 5 साल तक वो जो है निर्बाध गति से अपनी सरकार को चलाए। लेकिन विपक्ष भी बहुत ज़्यादा सतर्क है और उसके जो सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए सतर्क समझ में आ रहे हैं। तो अब ये क्या डील हुई है एनडीए के लोगों के अंदर, इसको देखना होगा कि क्या डील हुई है और विपक्ष की अपनी क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर के क्या चीज़ें हैं, इसको देखा जाएगा समिता जी, तब मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ चल रही है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो भी अपनी तैयारी कर रहा है और शायद हो सकता है कि उसकी तरफ से भी कोई स्पीकर का नाम आ जाए, या ये भी हो सकता है कि स्पीकर पद के लिए वो टीडीपी को समर्थन दे दे। चूँकि जिस तरीके से संजय सिंह थे हमारे ही यहाँ मौजूद थे जब चुनाव के ठीक तुरंत बाद, उन्होंने कहा भी था जो हमारे एडिटर इन चीफ है राजीव जी उनसे बातचीत में कि जब एनडीए जब टीडीपी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी स्पीकर पद के लिए तब हमारी क्या रणनीति होगी, यानी इंडिया की क्या रणनीति होगी, हमको उस पर विचार करना है। यानी कि उन्होंने एक तरीके से खुला ऑफर दे दिया था कि एनडीए अगर नहीं देता है स्पीकर का पद टीडीपी को तो इंडिया गठबंधन टीडीपी को स्पीकर का पद देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है समिता जी तो फिर टीडीपी के साथ ये समझौता इंडिया का हो सकता है कि स्पीकर टीडीपी का होगा, उसके लिए इंडिया गठबंधन सहयोग करेगा और उपाध्यक्ष जो है वो इंडिया गठबंधन का होगा, उसके लिए फिर बदले में टीडीपी सरकार मतलब इसको समर्थन देगी। टीडीपी सरकार में कब तक रहती है कब तक नहीं रहती ये बात की चीज़ें होंगी, लेकिन स्पीकर को लेकर के ये खेल हो सकता है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर इस तरीके का कोई समझौता होता है सर मित्रा जी। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्पीकर का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की परेशानियाँ इसको लेकर के बढ़ सकती हैं सर मित्रा जी। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, जब से ये सरकार का गठन हुआ है मतलब 4 जून को जब नतीजे आ गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ आने वाले दिनों में कि अब टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर उन्होंने एनडीए की बैठक हुई उसमें उनको चुन भी लिया गया। सब कुछ अच्छा दिख रहा है सामने, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं और हम अपने कार्यक्रमों में लगातार इस बात पर ये सवाल उठाते रहे कि आखिर ये एनडीए सरकार और कितने दिन की है या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं, या मोदी प्रधानमंत्री पद पर कब तक बने रहेंगे। इन सब को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो कारण नहीं है या उसका कोई वो निराधार नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह और उसका एक पुख्ता सबूत ये स्पीकर पद को लेकर ही सामने आ चुका है। क्योंकि अगर मोदी बहुमत में होते यानी बीजेपी बहुमत में होती तो उसको अभी तक एक दिन का वक्त नहीं लगता और वो लोकसभा अध्यक्ष का नाम बता चुकी होती या कि ओम बिरला को ही अपना पद जो है वो दोबारा कंटिन्यू करने कह सकती थी। लेकिन अभी तक बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो इसकी वजह यही है कि बीजेपी भी अंदर अंदर पूरी सावधानी बरत रही है और वो एक एक कदम सोच समझकर शायद उठा रही है, क्योंकि उसे पता है कि एक जरा सी भी गलती उससे हुई और मामला यानी सरकार हाथ से निकल सकती है। क्योंकि एक और जेडीयू है जिसके प्रवक्ता केसी त्यागी के बारे में अभी आप देख भी रहे हैं कि वो बाइट दे रहे हैं और केसी त्यागी ने ये कहा है कि जेडीयू और टीडीपी एनडीए में सहयोगी हैं और वे भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि जेडीयू और टीडीपी मजबूती से एनडीए में हैं और हम जो बीजेपी जिसको भी नामित करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। अमलेंदु जी, यहाँ पर केसी त्यागी न केवल अपनी बल्कि टीडीपी की बात भी कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह से बीजेपी वाली भाषा है, क्योंकि अभी तक जेडीयू बात करता मतलब अगर नीतीश कुमार बोलते तो मेरा ख्याल है वो अपनी बात करते कि उनका क्या स्टैंड है इस पर। लेकिन केसी त्यागी, जैसा कि आपने कहा कि अभी हमको नहीं पता है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो भी चुका है शायद, क्योंकि जिस तरह से केसी त्यागी अब
जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के लिए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नीतीश कुमार इस वक्त ठीक है, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और वो जल्दी ठीक हो, हम यही कामना करते हैं, ताकि वो आए और बताएं कि ये सब जो धुंध है उसको वो थोड़ा सा उसका खुलासा करें कि आखिर जेडीयू की रणनीति क्या है। लेकिन जेडीयू का अगला कदम क्या होने वाला है, उसमें केसी त्यागी ये बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन टीडीपी की बात उन्होंने कही, जबकि टीडीपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पट्टाभिराम कोमारेड्डी, उन्होंने ये कहा है कि हम लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। दोनों बयानों में जो फर्क है उसको समझा जा सकता है। एक और जेडीयू ने कह दिया कि जो बीजेपी जिसको चुनेगी हम उसका समर्थन करेंगे, और ये जो पट्टाभिराम कुमारेड्डी हैं ये कह रहे हैं कि सर्वसहमति बनाई जाएगी, आम सहमति बनाई जाएगी। और ये आम सहमति ही इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि अगर स्पीकर का पद किसी भी तरह बीजेपी के किसी सहयोगी दल यानी टीडीपी जैसा चाह रही है कि हाँ उसका कोई बैठे, क्योंकि स्पीकर पहले भी उनका रहा है। और अमरेंदु जी याद होगा 98 में वो जो 13 महीने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो कि तब टीडीपी के ही थे, जीएमसी बालियोगी, और उन्होंने ये जो किया था कि गिरधर गोमांग को कि आप अपने विवेक से फैसला लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में आपको मत देना है या नहीं। और गिरधर गोमांग तब उड़ीसा के मुख्यमंत्री चुन लिए गए थे, और लेकिन तब तक लोकसभा से भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तो ये उनको ये हक था कि वो वोट डालें। और आखिर में उनके वोट के कारण, यानी उनके गिरधर गोमांग के वोट के कारण वाजपेयी सरकार जो थी 13 महीनों की गिर गई। इसी एक वाकये से समझा जा सकता है कि लोकसभा स्पीकर का पद कितना अहम होता है, और खासकर तब जब सरकार के सामने अस्तित्व का सवाल हो या दल बदल जैसे मामले हो, जिसमें आप एक पार्टी के सांसद टूटकर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तब ये लोकसभा स्पीकर ये तय करता है कि उन सांसदों को वो सदन में रहने दे या निलंबित करे, या उनका कोई अधिकार रहने दे या न रहने दे। बहुत सारी जिम्मेदारियां स्पीकर के पद पर होती हैं, और शायद यही वजह है कि बीजेपी की ये ख्वाहिश है कि स्पीकर उसी का बने। हो सकता है ओम बिरला पर ही उसका फिर से दांव चले, लेकिन क्या टीडीपी इस बात को मानेगी, ये इस समय का एक बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस समय इंडिया गठबंधन क्या अपनी रणनीति बना रहा है। संजय राउत ने कुछ समय पहले एक उन्होंने कहा भी था, पहले सलाह दी थी कि टीडीपी और जेडीयू को कि आपको स्पीकर का पद मांगना चाहिए, और अब उन्होंने फिर से ये कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। अगर बीजेपी को यह पद मिलता है तो वो सरकार का समर्थन करने वाले दलों टीडीपी जेडीयू के साथ ही चिराग पासवान और जयंत चौधरी के राजनीतिक दलों को तोड़ देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अनुभव है कि बीजेपी उन लोगों को धोखा देती है जो उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने राउत ने कहा कि मैंने सुना है कि टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के सहयोगी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी टीडीपी को समर्थन दें। अमरिंदु जी, क्या यहाँ पर ये राजनीति शुरू हो चुकी है कि टीडीपी को अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए इंडिया गठबंधन ने पहले से बैटिंग करनी शुरू कर दी है? क्योंकि पीछे हमने देखा था कि स्टालिन की चंद्रबाबू नायडू से काफी देर बात हुई थी, डीके शिव कुमार की काफी देर तक बात हुई थी। तो ठीक है, इंडिया गठबंधन तो हमेशा से वेट एंड वॉच, यानी वो ये नहीं कर रहा कि वो दलों को तोड़ रहा है, लेकिन वो दूसरे तरह की रणनीति अपना रहा है। आपको क्या लगता है अमरिंदु जी की बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के मुकाबिल ये जो इंडिया की जो रणनीति है कि हम आपके सहयोगियों को हम समर्थन देकर हम अपनी ओर मिला लेंगे, इस रणनीति से क्या इंडिया गठबंधन मात दे देगी बीजेपी को? देखिए समिता जी, अब गोटियां तो इंडिया गठबंधन ने अच्छी खेली हैं और मुझे लग रहा है कि ये गोटियां शायद कामयाब भी हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार टीडीपी को ये ऑफर दिया गया है कि आप अपना स्पीकर बनाइए, हम समर्थन देंगे। आज संजय राउत ने तो एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर टीडीपी अपना उतारती है स्पीकर का पद तो इंडिया गठबंधन उसको समर्थन देगा। संजय सिंह का हम बता ही चुके कि संजय सिंह ने हमारे ही कार्यक्रम में कहा था कि इंडिया अगर वो उतारेगी तो हम इसको समर्थन देंगे। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की ही सांसद हैं, आज उन्होंने एक वीडियो जारी करके टीडीपी और जेडीयू दोनों को चेताया कि किस तरीके से गवर्नर्स का और स्पीकर्स का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने कई दलों को तोड़ा है और अपनी सरकारें बनाई हैं। तो आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अस्त्र पहले आपके ऊपर ही चलेगा। तो इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से तो कर दिया है समिता जी। दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर इस बात नहीं बनती है तो इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी स्पीकर के लिए उतारेगा। अगर ऐसा भी होता है तब भी फिर चुनाव होगा और चुनाव की परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि छोटे छोटे जो दलों के लोग हैं वो एंड टाइम पे फिर इस तरीके से अपना पाला एक तरीके से बदल सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उनको ऊपर अपना खतरा समझ में आ रहा है, जो एनडीए के साथ भी हैं। तो वो लोग जो एनडीए के साथ हैं और छोटे दल हैं वो इसमें खास तौर से एक तरीके से ले सकते हैं। आज जो जयंत चौधरी हैं शर्मित्रा जी, उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया है। हालांकि वो ट्वीट का लोकसभा स्पीकर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चुनाव मतलब से, लेकिन वो एक तरीके से जो कहा जा सकता है कि जो इख्तलाफात हैं बीजेपी के साथ में लेकर के उस पर उसकी एक रोशनी समझी जा सकती है। आपको याद होगा कि जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने कहा था कि सब 84 घंटे जो है वो काम करने लोग देश को अगर आगे बढ़ाना है इसके लिए, उस पर उन्होंने जो है कहा है कि बहुत से सीईओ जो है वो 84 घंटे काम करने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अगर कॉरपोरेट के इस मतलब जो दबाव है और जो कॉरपोरेट की हंटरबाजी है उससे बचना है तो अपनी स्किल को बढ़ाइए। अब एक तरीके से इसको ये समझा जा सकता है कि वो अपना जो मंत्रालय उनको मिला है, कौशल उद्यमता है क्या जो है उसकी तारीफ करने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन नारायण मूर्ति पर इस तरीके से प्रहार करना एक केंद्रीय मंत्री का जो कि बीजेपी का मंत्री नहीं शर्मित्रा जी, ये समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से अपनी सरकार की नीतियों से ही एक तरीके से अलग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या ये भी स्पीकर के मामले में भी ये छोटे छोटे दल जो हैं, एक सांसद वाले, दो सांसद वाले, ये बीजेपी से अलग कोई रुख अपना सकते हैं? मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं अगर इंडिया गठबंधन अपना कोई स्पीकर का प्रत्याशी लेकर के आता है या टीडीपी अगर अपना स्पीकर का प्रत्याशी लेकर के आती है, तो फिर ये हो सकता है। केसी त्यागी जो शर्मित्रा जी बात कर रहे हैं, केसी त्यागी बिल्कुल उन लोगों में गिने जाते हैं जो जनता दल यू को भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तक लेकर के गए हैं। केसी त्यागी की गिनती उन लोगों में होती है। तो केसी त्यागी अगर आज को स्पीकर को लेकर के बात कर रहे हैं तो उसे जनता दल यू की बात नहीं मानी जा सकती है, वो केसी त्यागी की या भारतीय जनता पार्टी की बात मानी जा सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार का अभी तक इस पर कोई वक्तव्य नहीं आया है और लोगों के भी इस पर अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आए हैं। तो अब देखना यह होगा कि स्पीकर के पद को लेकर के आता है। अब उन्होंने टीडीपी की भी गारंटी ले ली। भाई टीडीपी की गारंटी आपने क्यों ले ली? जब नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में गए ही नहीं, उसका एक तरीके से उन्होंने बहिष्कार कर दिया, तो टीडीपी की गारंटी उन्होंने किस तरीके से ले ली केसी त्यागी ने? ये एक तरीके से जो है वो संशय जो है केसी त्यागी के बयान को लेकर के उठाए जा सकते हैं और इसको लेकर के चर्चाएं हो भी रही हैं। तो कुल मिलाकर के शर्मित्रा जी, मुझको जो लगता है वो यही है कि टीडीपी शायद तैयार है और टीडीपी के अंदर से आपने उनके प्रवक्ता का बयान भी बताया कि वो क्या बात कर रहे हैं, तो टीडीपी इसको शायद तैयार है और टीडीपी इस खतरे को अच्छे तरीके से समझ रही है। एक तो शर्मित्रा जी ये कि टीडीपी के साथ भी खेल भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। 2019 में उसके 4 राज्यसभा सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी में शामिल करा लिया था। तो टीडीपी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है कि अगर बीजेपी की यही रणनीति रहती है तो वो उसके सांसदों को भी इस तरीके से तोड़ सकती है। और जिस तरीके से डी पुरेंद्रेश्वरी को आगे बढ़ाने की बातें चल रही हैं वहाँ, तो डी पुरेंद्रेश्वरी को लेकर के भी चंद्रबाबू नायडू के मन में शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उनको एक खतरा हो सकता है कि जिस तरीके से एनटीआर के साथ चंद्रबाबू नायडू ने किया था, क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ भी भारतीय जनता पार्टी डी पुरेंद्रेश्वरी के जरिए कुछ खेल करवा सकती है? तो बहुत सतर्क रहेंगे चंद्रबाबू नायडू भी और बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं चंद्रबाबू नायडू। तो इतनी आसानी से वो स्पीकर का पद बीजेपी को नहीं दे देंगे। और इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर कुछ बातें हो रही हैं चंद्रबाबू नायडू से, तो मुझे लगता है कि स्पीकर को लेकर के बहुत बड़ा खेल जो है वो इंडिया गठबंधन कर सकता है। शर्मित्रा जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा खेल हो सकता है और इस बात की संभावनाएं किस तरह से बन रही हैं इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस समय स्पीकर पद को लेकर बीजेपी के भीतर एक घमासान मचा हुआ है। हालांकि बाहर से बीजेपी ये दिखा रही है कि उसे किसी बात का कोई खतरा नहीं है या उसकी सरकार मजबूत है, लेकिन उसकी मजबूती किस तरह की है ये बार बार जाहिर हो रहा है, क्योंकि उसके इस समय जितने सहयोगी दल हैं, एक कोई बात बोलता है और दूसरा कोई बात बोलता है। आपने नारायण मूर्ति वाले बयान का जिक्र किया कि बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जयंत चौधरी भी ये जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब जयंत चौधरी को जब एनडीए की बैठक भी हुई थी उसमें भी उनको मंच पर नहीं बैठाया गया था, वो अलग बैठे हुए थे, 2 सांसदों के साथ हैं वो, और ठीक है उनको मंत्री पद मिल गया है, लेकिन किस तरह का मंत्री पद मिला है और उनको कितना महत्वपूर्ण वो पोर्टफोलियो है ये भी हम देख रहे हैं। और यही बात जो है एनडीए के दूसरे साथी भी महसूस कर रहे हैं। और बीजेपी की जो हिस्ट्री रही है कि भाई जिस सीढ़ी का वो इस्तेमाल करती है आगे बढ़ने के लिए और बाद में उसी को धक्का देकर नीचे गिराती रही है, और ये बात तो बीजेपी के साथी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। और जब शिवसेना के लोग ये बात बोलते हैं या अकाली दल के लोग ये बात बोलते हैं तो इसमें तो उनकी पीड़ा बिल्कुल ही नजर आती है। और हम ये देख रहे हैं कि इस समय स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर को लेकर भी अमलेंदु जी एक हलचल जो है मची हुई है, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि
16वीं लोकसभा में तो था डिप्टी स्पीकर, लेकिन मतलब अन्ना द्रमुक के थे, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष बार बार मांग करता रह गया, लेकिन क्योंकि विपक्ष के पास इतनी ताकत ही नहीं थी, इसीलिए डिप्टी स्पीकर की मांग को सुना ही नहीं गया। लेकिन अब क्या बीजेपी इस मांग को अनसुना कर पाएगी? क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन ने तो रणनीति ये भी बना ली, जैसा आपने बताया, कि वो डिप्टी स्पीकर के पद पर जा सकती है, या अगर वो अपने स्पीकर, मतलब अगर आप बीजेपी कोई खेल करने की कोशिश करती है और स्पीकर पद के लिए मनमानी करती है, और ऐसे में अगर एनडीए मतलब इंडिया गठबंधन अगर एनडीए को चुनौती देकर स्पीकर पद के लिए अपना वो कर देते हैं, प्रत्याशी को आगे कर देता है अमलेंदु जी, तो आप क्या समझते हैं कि लोकसभा के भीतर कौन सा घमासान हो सकता है? ये नई संसद जिसको बड़े मतलब चाव से मोदी जी ने बनवाया था, और ये सोचकर कि उनकी मनमानी पूरी चलेगी, लेकिन उनकी मनमानियों पर तो अभी से सेंगोल का असर होना शुरू हो गया है। राजदंड जो है वो पड़ना शुरू हो गया है। भले उस राजदंड को किनारे करके मोदी जी ने संविधान को सिर माथे से लगाया था, लेकिन यही संविधान जो है वो ये कहता है, और उसका अनुच्छेद 93 में ये कहा गया कि सदन जितनी जल्दी हो सके अपने 2 सदस्यों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुन ले। और क्योंकि सदन को चलाने में स्पीकर का बहुत अहम रोल होता है, और इतना अहम रोल होता है कि या तो स्पीकर पे जो स्पीकर पद पे जो बैठा व्यक्ति है उसकी मृत्यु या उसके इस्तीफे तक वो पद खाली कभी होता ही नहीं है, बल्कि अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तो अगली लोकसभा के गठन तक वो स्पीकर अपने पद पर बना रह सकता है। ये उसकी महत्ता है, क्योंकि संचालन, एक अच्छे से निष्पक्ष संचालन की जिम्मेदारी उसी पर है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उसने स्पीकर के पद को भी एक तरीके से अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। ये पिछले लोकसभा में हमने देखा है अमलेंदु जी, कि किस तरह से जब विपक्षी सांसदों को सवाल उठाने के लिए रोका जाए, या उनको निलंबित करना हो, या उनकी बातों को रिकॉर्ड से बाहर करना हो, ये सारे काम जो है स्पीकर के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी जी ने किए हैं। इस बार क्या ऐसा कर लें कि उनके फिर से मंशा है क्या? इसी वजह से अभी तक स्पीकर पद को लेकर बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, क्योंकि जितने पोर्टफोलियोज थे उनको लेकर भी काफी चर्चा हो रही थी कि टीडीपी ये मांग सकती है और जेडीयू ये मांग सकता है, लेकिन मोदी जी ने उसमें किसी की नहीं सुनी। उन्होंने जो पुराने विभाग जिन लोगों के पास थे उन्हीं लोगों को दिए, थोड़े बहुत फेरबदल हुए हैं, लेकिन उसमें भी बीजेपी का हाथ ऊंचा ही रहा है, यानी बड़े भाई की भूमिका बीजेपी निभा रही है सरकार में। लेकिन क्या स्पीकर के पद में भी ऐसा ही कर पाएंगे मोदी, अमलेंदु जी? देखिए समित्रा जी, उनकी तैयारी तो यही है कि वो किसी भी तरीके से इसी तरीके से करें और मतलब अपना स्पीकर बनाए, खासतौर से ओम बिरला को ही बनाए, इस तरीके की समझा जा रहा है। क्योंकि ओम बिरला जो है वो लगातार जो बिहेव कर रहे हैं वो लोकसभा स्पीकर की तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं। आप पिछली लोकसभा के स्पीकर थे, अब इसमें आप स्पीकर नहीं हैं, और अभी तक प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त नहीं किया गया है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाना चाहिए था। जब भाई सत्र आ रहा है तो उससे पहले प्रोटेम स्पीकर भी होना चाहिए, और प्रोटेम स्पीकर जाहिर सी बात है पिछला लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, जो सबसे वरिष्ठ सांसद होगा वो प्रोटेम स्पीकर बनेगा, जो सांसदों को शपथ ग्रहण करवाएगा। तो अभी तक नहीं है। अब जिस तरीके से हुआ, जो मूर्तियां हटाई गई हैं वहाँ से, प्रतिमाएं हटाई गई हैं और प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है उसको, तो उस पर भी आकर के ओम बिरला आकर के बातचीत कर रहे हैं। तो ओम बिरला किस हैसियत से इस समय आकर के बात कर रहे हैं? इसका मतलब समित्रा जी कि संविधान की धज्जियां उड़ाना जो है वो तो शुरू हो गया है अभी से ही, कि ओम बिरला आकर के स्पीकर की तरीके से ही बातें कर रहे हैं। भाई ओम बिरला पिछली लोकसभा के स्पीकर थे, अभी तो एक साधारण लोकसभा सदस्य हैं जिन्होंने अभी शपथ भी नहीं ली है। तो आपका कार्यकाल खत्म हो गया पिछली लोकसभा को भंग होते ही, चूंकि नई लोकसभा अस्तित्व में आ गई है। लेकिन खैर वो कर रहे हैं तो अब ठीक है, कर रहे हैं, हो सकता है वही प्रत्याशी हो, इसी के लिए दबाव बनाया जा रहा हो टीडीपी के ऊपर, या हो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा समित्रा जी पिछली लोकसभा में किस तरीके से थोक के भाव में सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद मालूम पड़ा कि नई सीआरपीसी जो है वो भी स्वीकृत करा ली गई, वो भी वहाँ से पास करा ली गई, बिना बहस के जो थे नए कानून तमाम पास करा लिए गए। तो ये सरकार इसी तरीके से चलाना चाहते हैं, और चूंकि इस बार विपक्ष बहुत तगड़ा है और लगभग बराबर की संख्या है, तो चूंकि नरेंद्र मोदी को संसद में आने में भी दिक्कतें होंगी और नरेंद्र मोदी उस तरीके से बोल भी नहीं पाएंगे अगर उनका स्पीकर नहीं होगा ओम बिरला टाइप का, जो सदन को उसी तरीके से चलाए जिस तरीके से उसने पिछले समय चलाया है। तो कोशिश यही है कि उनका मतलब बीजेपी का ही लोकसभा का सदस्य हो और ओम बिरला हो तो ज़्यादा बेहतर है, बीजेपी चाहती है। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क है, और इसलिए बार बार जो है वो टीडीपी से कहा जा रहा है कि आप अपना स्पीकर का कैंडिडेट उतारिए और हम उसको समर्थन देंगे। अब ये अगर प्रस्ताव टीडीपी मान लेती है सर मित्रा जी, तो फिर एक ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा
संसद के अंदर, और संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है इसको लेकर के भी चीज़ें आएंगी। हालांकि बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को की जो है कुछ ना कुछ बीजेपी से सौदेबाजी हो चुकी है कि वो किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। स्पीकर पद को लेकर के भी बातचीत हो गई है, लेकिन खबरों में अभी दम इसलिए नज़र नहीं आता है चूँकि जो टीडीपी की तरफ से सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचना ये मिल रही है कि उसने दबाव बनाया हुआ है कि स्पीकर जो है वो टीडीपी को ही मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा तो इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर ऑफर आता है तो टीडीपी उसको स्वीकार कर लेगी। संजय राउत ने हम लोगों ने जिस तरह से बताया कि खुलकर के जो कह ही दिया है कि अगर टीडीपी अपना स्पीकर लेकर के आती है तो वो स्पीकर बनाएंगे, तो इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो ये खेल मुझे लगता है दिलचस्प होने वाला है समित्रा जी, इसको ऐसे समझा जा सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने खुलकर के अपील की है, टीडीपी और जेडीयू दोनों से उन्होंने अपील की है कि भाई आप अपना स्पीकर बनाइए, और अगर आप अपना स्पीकर नहीं बनाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और इससे पहले तमाम लोग जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने भी ये कहा था कि आप अपना स्पीकर बना लीजिए, वरना आपके साथ फिर बाद में आगे चल करके दिक्कतें आएंगी। तो शुरू से ये बात चली आ रही है, और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन मुझे लगता है एकजुट है, और वो अपनी कोई रणनीति बना सकता है जिससे बीजेपी की टेंशन हमको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये टेंशन बढ़ती हुई समित्रा जी दिखाई पड़ रही है चूँकि एनडीए की तरफ से अभी कोई इस तरह की बात नहीं आई है कि कोई सर्वानुमति जो है वो एनडीए में बन गई हो कि स्पीकर कौन होगा कौन नहीं होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है समित्रा जी। जी बिल्कुल, अगर एनडीए के भीतर आम सहमति बन चुकी होती तो वही बात हम कह रहे हैं कि अभी तक तो बीजेपी खुलकर सामने आ जाती, अपने पत्ते खोल देती, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। स्पीकर पद को लेकर कोई बात नहीं बोली जा रही है, उस वहां पर चुप्पी पसरी हुई है, और उसके जो सहयोगी दलों में भी टीडीपी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन केसी त्यागी यानी जेडीयू की ओर से वो बयान दिलवाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर खाने कोई गड़बड़ ऐसी है जिसको फिक्स करने में बीजेपी लगी हुई है। अब देखने यही है कि वो बीजेपी उसको फिक्स कर पाती है या उसकी टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि इधर इंडिया गठबंधन यानी हम आदित्य ठाकरे की बात करें, प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में आपने बताया, संजय राउत का बयान हमने सुना, और कुछ दिनों पहले अमलेंदु जी आपको याद होगा तो इसी कार्यक्रम में हमने अशोक गहलोत का एक लंबा चौड़ा ट्वीट पढ़कर भी सुनाया था, जिसमें अशोक गहलोत ने साफ साफ ये पुराना मतलब इतिहास भी याद दिलाया था कि कैसे शिवसेना और टीडीपी के नेता जो हैं वो पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, और किस तरह से वो सर्वसहमति से सरकार उन्होंने अच्छे से चलाई है। तो अभी भी वैसा ही होना चाहिए, और एनडीए के किसी सहयोगी दल को ये पद मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी वो लोगों को तोड़ती है और सांसदों को तोड़ेगी, ऑपरेशन लोटस चलाएगी। इन सब बारे में अशोक गहलोत ने भी आगाह कर दिया था। यानी इंडिया गठबंधन बीजेपी की चाल को पूरी तरह से समझ चुका है, और वो अभी से बीजेपी के उन सहयोगी दलों को समझा रहा है जिनके बूते सरकार खड़ी हुई है। अभी हमने जो स्पीकर पद का जो जिक्र अभी हम कर रहे हैं अमलेंदु जी, उसके बारे में संविधान के आर्टिकल 93 और 178 में संसद के दोनों सदनों और विधानसभा अध्यक्ष पद का जिक्र है, और जिसमें लिखा है कि आमतौर पर लोकसभा में नई सरकार बनते ही स्पीकर चुनने की जो परंपरा है, और पीएम पद की शपथ लेने के 3 दिन के अंदर इनकी नियुक्ति होती है। स्पीकर लोकसभा का प्रमुख और पीठासीन अधिकारी है, और लोकसभा कैसी चलेगी इसकी पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। वो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का भी फैसला करता है, और सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक भी आयोजित कर सकता है। यानी स्पीकर की ताकत क्या है इस बात से बीजेपी भी वाकिफ है, बीजेपी के सहयोगी भी जानते हैं, और इंडिया गठबंधन भी जानता है। और इंडिया गठबंधन के दल तो भुक्तभोगी हैं पिछले कार्यकाल में किस तरह से स्पीकर के जो शक्तियों का एक बेजा इस्तेमाल हुआ है उनके ऊपर, ये इंडिया गठबंधन के साथी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए वो इस बार बीजेपी के साथियों को आगाह कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी को उसके साथी किस तरह से इस मामले में दबाव में ला सकते हैं। अमलेंदु जी, मान लीजिए ऐसा होता है कि टीडीपी अड़ जाता है कि स्पीकर पद हमारा ही होगा, तो आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं, मोदी क्या इस बात के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अभी तक तो उनका रवैया, जिस बारे में हम लोग ये बात करते आए हैं कि मोदी गठबंधन के अभ्यस्त नहीं है, उन्हें मिलजुल कर रहना आता ही नहीं है, वो केवल अपनी मनमानी करना जानते हैं। क्योंकि पिछली सरकार के लिए तो ये कहा ही जाता था हम दो हमारे दो की सरकार, सारे मंत्री एक और थे और मोदी शाह एक और थे। इस बार भी क्या वैसा ही होगा? क्योंकि स्पीकर पद को लेकर मान लीजिए जेडीयू को तो उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया, टीडीपी को लेकिन अपने प्रभाव में लेना, क्योंकि जेडीयू में तो उसको दबाव में आना मजबूरी भी है, क्योंकि बिहार में उसको बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलानी है। टीडीपी की तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है
कि आंध्र प्रदेश में, बल्कि आंध्र प्रदेश में वो चाहे तो बीजेपी को सत्ता से बाहर भी कर सकती है। चंद्रबाबू नायडू क्या किस बात के इंतजार में है अमलेंदु जी? क्या अगर वो अड़ जाते हैं इस बात के लिए और इंडिया गठबंधन भी उनको साथ दे देता है कि ठीक है आप स्पीकर पद के लिए अपने किसी सांसद को आगे बढ़ाइए और हम उसका साथ देते हैं, आपको क्या लगता है एनडीए में बिखराव, दरार वहीं से दिखनी शुरू हो जाएगी और क्या एनडीए का पतन वहीं से शुरू हो सकता है अमलेंदु जी? देखिए सविता जी, अगर इस स्थिति तक चीज़ पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि फिर नरेंद्र मोदी संभालने की कोशिश करेंगे और फिर स्पीकर का पद टीडीपी को दे देंगे, क्योंकि इसका संदेश अगर चला जाएगा कि एनडीए में विघटन हो रहा है और बीजेपी अड़ी हुई है, तो ये सरकार फिर जो है वो जल्दी ही काल कवलित हो जाएगी। हो सकता है अपना समय मतलब ये विश्वास मत भी हासिल ना कर पाए। तो मोदी इससे मुझे लगता है कि बचना चाहेंगे ऐसी कोई परिस्थितियाँ, तो पहले वो पूरा प्रयास करेंगे कि टीडीपी को मना लिया जाए कि वो अपना स्पीकर नहीं उतारे। लेकिन अगर टीडीपी अड़ जाती है कि स्पीकर उसको चाहिए है, तो इंडिया गठबंधन स्पीकर के लिए समर्थन टीडीपी को, इसकी बजाय वो फिर प्रयास ये करेंगे कि ठीक है तो स्पीकर अभी इनका ही बनवा लिया जाए और फिर किसी तरीके से सरकार जो है लंबी खींची जाए, ये फिर कर सकते हैं। और ऑपरेशन लोटस की जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा विराम लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा इसकी अभी कोई गारंटी नहीं की जा सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर टीडीपी अपना स्पीकर का प्रत्याशी उतार दे, इंडिया गठबंधन समर्थन दे, उसके बावजूद बीजेपी अपना जो स्पीकर का कैंडिडेट उतारे, ये भी बातें हो सकती हैं, इसको लेकर के हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये शुरुआत ही मतलब एक तरीके से कहा जाए वो एनडीए के लिए अच्छी नहीं होगी और ये समझा जा सकता है फिर इससे कि एनडीए में टूटन जो है वो साफ तौर पे सामने आ जाएगी और फिर सवाल उठने लग जाएंगे कि सरकार जो है वो कितने दिन चल पाएगी और कितने दिन नहीं चल पाएगी। लेकिन मुझको ऐसा लगता है समिता जी कि टीडीपी अड़ गई है कि वो अपना स्पीकर उतारेगी और स्पीकर उसको चाहिए। अगर मोदी जी और बीजेपी समर्थन देते हैं सो फॉर सो गुड, अगर नहीं देते हैं तो फिर विपक्ष से उसको समर्थन मिलेगा और विपक्ष के फिर उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी को टीडीपी समर्थन देगी। ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो फिर ये फिर सोचने का विषय फिर जेडीयू के लिए होगा कि वो बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन करे या फिर टीडीपी के प्रत्याशी का समर्थन करे। और अगर ये परिस्थिति बनती है समिता जी, तो मुझे लगता है फिर मोदी मजबूर होंगे कि निर्विरोध जो है वो फिर टीडीपी का स्पीकर चुनवा दिया जाए और निर्विरोध ही फिर विपक्ष का उपसभा का जो है वो चुनवा लिया जाए। इस तरीके की चीज़ें की जाए। या ये भी खेल कर सकते हैं कि ठीक है स्पीकर टीडीपी का हो जाने दो और उपाध्यक्ष पे चुनाव नहीं करवाया ही नहीं जाए, और करवाया जाए तो फिर उसमें फिर बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दे और फिर वो भी अपने पास रख ले। इस तरीके की चीज़ें फिर सौदेबाजी टीडीपी के साथ की जाए। तो बहुत सी सौदेबाजियाँ समिता जी, पूरा खेल जो है ये सौदेबाजियों पर ही टिका हुआ है कि सौदेबाजी किसकी जो है वो फ्रूटफुल होती है, किसकी सौदेबाजी कारगर होती है, ये देखना है और कहाँ तक जो सौदेबाजी जाती है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी विवश होंगे आखिर में जाकर के कि उनको टीडीपी के प्रत्याशी को समर्थन देना पड़े कि भाई ठीक है आप अपना स्पीकर बनाइए। चूंकि इंडिया गठबंधन इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं बनने पाए, भले ही टीडीपी का बन जाए, इसके लिए वो तैयार है और इसके लिए इंडिया गठबंधन कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसको मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। अगर ये बात नहीं बनती और बीजेपी अगर अपना प्रत्याशी लेकर के आती है, ऐसी स्थिति में स्पीकर के लिए इंडिया जो है वो अपना प्रत्याशी उतार सकती है। ये भी हो सकता है समिता जी कि ये चाल भी हो एक तरीके से कि अभी बातों में उलझाया जाए और फिर आखिर में जाकर के आखिरी समय जो हो उस पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार दे और इंडिया गठबंधन को बातों में उलझाए रखा जाए। लेकिन इंडिया इसके लिए तैयार है, चूंकि वो जानते हैं कि ये क्या क्या चालाकी चल सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारेगा जरूर और आखिरी टाइम तक जो है अगर टीडीपी तैयार हो जाती है तो फिर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकता है, अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है। लेकिन अगर बीजेपी अपना कोई प्रत्याशी उतारेगी तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का अनअपोज हो जाएगा, क्योंकि अगर बीजेपी अगर अपना अनअपोज चाहती है स्पीकर तो उसको फिर इंडिया गठबंधन को डिप्टी स्पीकर देना पड़ेगा, तभी अनअपोज हो पाएगा। वरना फिर टीडीपी का प्रत्याशी उतरेगा और इंडिया गठबंधन उसको समर्थन देगा या फिर चुनाव होगा। ये स्थितियां बन सकती हैं समिता जी। और अगर चुनाव होता है तो ये भी बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे और कहा जाए एक तरीके से इस सरकार के लिए जो है बुरे दिन जो है वो इस लोकसभा स्पीकर के चुनाव से ही फिर शुरू हो जाएंगे समित्रा जी। जी बिल्कुल, बुरे दिनों की शुरुआत तो बल्कि मुझे लगता है अमलेंदु जी हो ही चुकी है। मोदी जब से सत्ता में आए हैं तीसरी बार उनके सामने एक के बाद एक चुनौतियां आई जा रही हैं। हमने देखा
कि इधर वो शपथ ग्रहण उनका वो चल रहा था और उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले शुरू हो गए। उसके बाद नीट परीक्षा की गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसमें शिक्षा मंत्री ने बिना जांच किए ही मतलब अपनी ओर से ऐलान कर दिया कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और उसके बाद अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कुछ है। इधर हमने देखा कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, तो उससे ये समझ में आ गया कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और आज ये जो हादसा हो गया पश्चिम बंगाल में ट्रेन का, उसको लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो रही हैं कि आखिर मोदी किस तरह की सरकार चलाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो उनको सत्ता संभाले, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन पर किसी का बस नहीं होता, लेकिन आतंकी हमले हैं या ट्रेन एक्सीडेंट होता है या परीक्षा में गड़बड़ी होती है, ये सारी चीजें तो ये बिल्कुल कमजोर प्रशासन का ही नतीजा है, और ये मोदी के 10 सालों के शासन का ही नतीजा है कि अभी तक ये इन घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है, और जनता के बुरे दिन जो है वो ऐसा लग रहा है कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और इस बार जनता ने जबकि अपने दिन बदलने के लिए ही जो मतदान किया था, और उसका नतीजा भी सामने आया कि इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा सीटें लेकर 233 के आसपास उसकी सीटें हैं, और वो अगर सदन में पहुंचा है तो इसका मतलब है कि जनता भी ये चाह रही थी कि किसी तरह अब सरकार बदले। हालांकि सरकार नहीं बदली, जेडीयू और टीडीपी के कारण मोदी फिर से सत्ता में आ गए हैं। तो अब सवाल यही है कि वो सत्ता में आ तो गए हैं, सत्ता में बने कब तक रहेंगे और उनकी मनमानी किस तरह से चल पाएगी। अभी हम स्पीकर पद को लेकर जिस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं, इस चर्चा का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि मोदी अपनी मनमानी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो इंडिया गठबंधन और उससे पहले टीडीपी शायद उन पर लगाम कस दे, ये नजर आ रहा है। अमलेंदु जी, जो एक सवाल मैंने आपसे ये किया था कि जो अभी आपने जिसका जवाब दिया कि चंद्रबाबू नायडू अगर ऐसा करते हैं कि मान लो वो अपना टीडीपी का वो खड़ा करते हैं और ये परिस्थिति बनती है कि ठीक है मोदी को मजबूरी हो जाएगी, वो मजबूर हो जाएंगे कि उनको वो समर्थन दें, क्योंकि वो अभी नहीं चाहेंगे कि सरकार अस्थिर हो। यही सवाल अगर जेडीयू के संबंध में किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अभी पर्दे पर नहीं है, वो अभी कहीं मतलब ठीक है स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन केसी त्यागी ने जो बोला है उसको तो हम जेडीयू का अंतिम निर्णय नहीं मान सकते। और ऐसे में जबकि नीतीश कुमार को लेकर बार बार इंडिया गठबंधन या और तेजस्वी यादव तो बार बार उनको कि चाचा जब चाहें वो लौट सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, ये बात बोली है। और जब जिस बीजेपी ने कह दिया था कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, वो फिर उस बीजेपी में जब उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, तो जो जिन लोगों ने कभी उनके लिए कभी बुरा नहीं कहा और ये कहा है कि ठीक है जब आप चाहें तो एक बार जनता के लिए पलटी मार ले, जब वो ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू नहीं लेकिन नीतीश कुमार अगर इस बात के लिए अड़े कि स्पीकर पद हमको आप दीजिए, तो फिर बीजेपी क्या करेगी? क्या वो बिहार का डर दिखाएगी या बिहार में भी सत्ता से हाथ धोएगी और यहाँ भी अपनी सरकार को अस्थिर करेगी? मोदी का टेक इस मामले पर क्या होना चाहिए या क्या होगा अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, जो सूचना है वो ये है कि नीतीश कुमार इस बात पड़े हुए हैं कि उनको विधानसभा भंग करनी है और चुनाव कराने हैं, और वो स्पीकर के चुनाव से पहले ये तय कर लेना चाहते हैं कि बीजेपी इसके लिए रजामंदी करे कि बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और अभी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बढ़त मिली है और बीजेपी को कमी हुई है, उससे उनको लगता है कि विधानसभा चुनाव में वो बढ़त ले सकते हैं, और दबाव ये है कि वो बिहार में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उनकी तरफ से दबाव जो समझाता है ये एक तरीके से दबाव है, और नीतीश कुमार इसी को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, और एंड टाइम पे हो सकता है कोई नीतीश कुमार पलटी मारे। अब मारेंगे नहीं मारेंगे ये उनके ऊपर है कि उनकी बीजेपी के साथ क्या होती है और क्या उनकी पॉलिटिक्स है, या केसी त्यागी कह रहे हैं वही बात सही है और केसी त्यागी की बात पे जो कोई सहमति बन सकी है। मुझे लगता है कि केसी त्यागी ने जो बातें कही है वो अपने मन से आकर के कही है या बीजेपी से बात करके कही है, उन्होंने जेडीयू के अंदर कोई बात करके अपनी आकर के बात नहीं कही है, चूंकि जेडीयू की तरफ से अभी दूसरे लोगों की तरफ से कोई इस तरीके के संकेत नहीं आए और नीतीश कुमार एकदम मौन है। हालांकि वो है इलाज करवा रहे हैं, तो लेकिन इलाज करवा रहे हैं तो इलाज करवाने में इतनी बात तो बोल ही सकते हैं कि स्पीकर पे क्या करना है क्या नहीं करना है। उनकी तरफ से कोई इस तरीके की बात अभी तक सुनने को नहीं मिली है, तो इस पर निश्चित तौर पे कोई ना कुछ चल रही है। लेकिन जो प्रियंका चतुर्वेदी ने आज जो समिता जी एक संदेश दिया है और एक वीडियो जारी करके जो उन्होंने कहा है, खासतौर से तेलुगु देशम और नीतीश कुमार को जो समझाया है, मुझे लगता है कि उस पर दोनों दल शायद गौर कर रहे होंगे, और इसीलिए संजय राउत ने जो बयान दिया है कि अगर वो तैयार होती है, टीडीपी अपना प्रत्याशी उतारती है तो हम उसको समर्थन देंगे। इसका मतलब इंडिया की तरफ से कोई खेल हो रहा है। एक तरफ तो समझाइश बुझाइश की बातें हो रही हैं कि भाई आप समझ जाइए, हमको नुकसान नहीं है, नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि ये सबसे पहले काम आपके ऊपर ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है उसके हमको सुन लेना चाहिए। समित्रा जी, प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है, सुनते हैं। नमस्कार।
कुछ ही दिनों में नवनिर्वाचित सारे सांसद अपनी शपथ ग्रहण करेंगे और उस सत्र के समय स्पीकर की भी घोषणा होगी। स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है और खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हथकंडों को अपनाकर संविधान को दरकिनार कर प्रजातंत्र के उसूलों को दरकिनार कर स्पीकर के प्रोफाइल को हुआ या गवर्नर के प्रोफाइल का इस्तेमाल कर अपनी मनमानी की है। पार्टियां तोड़ी हैं, सरकारें गिराई हैं, पार्टी पक्ष के जो सिंबल हैं, पार्टी के नाम हैं, जो उनका साथ देता है उनको दे दिए हैं और इसी मनमानी के चलते आज उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जहां उनको सिंपल मेजॉरिटी से दूर रखा गया है। और ख़ास करके इस समय पर ये रोल इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब ये जो लड़ाई है प्रजातंत्र और संविधान की वो आगे लेकर जानी है और उनके दो अलायंस पार्टनर्स जो खुद भुक्तभोगी हैं, टीडीपी और जेडीयू के साथ जिस तरीके से गठबंधन टूटा और जो अपशब्द कहे गए नीतीश कुमार जी को लेकर वो तो सबके सामने है ही। अमित शाह की तरफ से बयानबाजी हुई थी। सेम चंद्रबाबू नायडू जी ने को कैसे स्टेट गवर्नमेंट के अपैरेटस का यूज़ करके केंद्र सरकार ने उनको जेल में डाला और उनके अधिकारों का हनन किया और उनको मजबूर किया कि किसी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कैबिनेट में तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण रोल नहीं दिया है, अब जिम्मेदारी बनती है कि देश के संविधान को बचाकर रखने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाकर रखने के लिए आप स्पीकर के रोल पे अड़े रहिए, मांग करिए, क्योंकि ये जो दायित्व होगा वो देश को के संविधान को बचाने के लिए होगा। आपने महाराष्ट्र में देखा किस तरीके से जो स्पीकर का रोल था उसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन अंडरमाइन हुआ, प्रजातंत्र के उसूल अंडरमाइन हुए। सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा वर्डिक्ट था कि डिस्क्वालिफिकेशन जो एमएलएज जिन्होंने पार्टी विप को डिफाई किया और जाकर फ्लोर टेस्ट में किसी के खिलाफ वोटिंग की है, उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। पर स्पीकर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। स्पीकर ने जिन्होंने गद्दारी की पार्टी के साथ, शिवसेना के साथ हुआ, फिर हमने एनसीपी के साथ देखा, उन्हीं को बचा कर रखा। स्पीकर जो बीजेपी के हैं उन्होंने अपनी पार्टी के होने का धर्म निभाया, ना कि संविधान का धर्म निभाना। तो बस यही उम्मीद से कि आप समझेंगे कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपने ही मित्र पक्षों को सबसे पहले ख़त्म करने का काम करती है। तो गाज अगर गिरेगी सबसे पहले इन्हीं दो पक्षों पे गिरेगी। आप ही के एक अलायंस पार्टनर चिराग पासवान जी से पूछे कैसे उनकी पार्टी को तोड़ मरोड़ कर ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। ये बात अलग है कि चिराग पासवान खुद अभी कैबिनेट में बैठे हैं, पर वो भुक्तभोगी हैं। पर आपसे उम्मीद है कि आप लोग स्पीकर का रोल ज़रूर लेंगे और मांग करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी देश की तरफ है, देश के संविधान की तरफ है और आने वाले समय में देश के प्रजातंत्र के लिए है। धन्यवाद। यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता, और वो किस तरह से बता रही हैं कि टीडीपी और जेडीयू दोनों को याद दिला रही हैं, अतीत भी याद दिला रही हैं, अपना अनुभव, कड़वा अनुभव जो शिवसेना को महाराष्ट्र में और एनसीपी को भुगतना पड़ा, और किस तरह से बीजेपी का जो तरीका रहा है दलों को तोड़ने का। और यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने, अमलेंदु जी, सबसे बड़ा संविधान का जो वास्ता दिया है, ये संविधान का वास्ता देकर ही इंडिया गठबंधन ने इस बार बहुत सीटें हासिल की। और बीजेपी ने जब भी समीक्षा की अपने जहां जिन सीटों पर वो हारी है, तो उसको यही समझ में आया है कि संविधान पर खतरे की बात जो थी वो इस बार बीजेपी पर बहुत भारी पड़ गई है। आपको क्या लगता है कि अब ये जो संविधान वाली बात प्रियंका चतुर्वेदी ने यहाँ पर कह दी है, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसको तो मतलब जो अतीत है या बीजेपी की जो चालें हैं इससे तो वो दोनों दल वाकिफ हैं, लेकिन जो संविधान का यहाँ पर जो वास्ता दिया है प्रियंका चतुर्वेदी ने, उसका क्या असर होगा। और यहाँ जिस तरह से वो कह रही हैं कि आप बिल्कुल अड़े रहिए और टीडीपी को और जेडीयू को बोल रही हैं कि आप स्पीकर पद के लिए मांगिए और हम आपका साथ देंगे, क्या लगता है आपको कि इस अपील का क्या असर हो सकता है? संविधान के नाम पर क्या जेडीयू और टीडीपी मानेंगे? देखिए समिता जी, संविधान के नाम पे टीडीयू और जेडीयू को मानना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है कि मानना चाहिए, क्योंकि आज ही जो बीजेपी के नेता हैं टी राजा सिंह, उनका बयान आया है कि अगर 400 सीटें मिल गई होती तो भारत हिंदू राष्ट्र बन गया होता। यानी कि जो इंडिया गठबंधन जिसको लेकर के लड़ा था कि भाई ये संविधान बदलना चाहते हैं, उसकी पुष्टि आज फिर टी राजा सिंह ने कर दी है कि अगर 400 सीटें मिल जाती बीजेपी को तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता। तो ये खतरा जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, इशारा क्या कर रही हैं, साफ साफ बता रही हैं कि भाई ये पहले अपने मित्रों पे ही दांव चलते हैं।
उन्होंने बताया कि किस तरीके से शिवसेना के साथ किया, किस तरीके से जेडीयू के साथ किया, किस तरीके से टीडीपी के भी साथ किया और किस तरीके से चिराग पासवान के साथ किया, ये बता रही है वो। तो यानी ये आपके साथ करेंगे, ये तय है। तो ये अब आपको तय करना है कि आपकी स्थिति क्या है और आप कहां तक आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि बीजेपी फिर आपके ऊपर ही ऑपरेशन लोटस चलाए। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप बीजेपी का स्पीकर बनवा दीजिए। और स्पीकर की भूमिका को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे से प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रकाश डाला है कि स्पीकर की क्या भूमिका होती है और किस तरीके से स्पीकर पार्टियों को तोड़ सकता है। ये कई जगह हमने समिता जी देखा है, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र का हवाला दिया, हमने मणिपुर के उसमें भी देखा था किस तरीके से स्पीकर का रोल रहा। तो स्पीकर के रोल को लेकर के बहुत सारी बातें चलती रही हैं और बहुत सारे इस पे विवाद हैं और स्पीकर की भूमिका को लेकर के कई सारी बातें उठती रही हैं, गवर्नेंस को लेकर के उठती रही हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने उसी की तरफ जो है सब इशारा दिया है कि भाई आप लोग सावधान हो जाइए, चूंकि ये सबसे पहले आपके ऊपर ही काम करेंगे। और निश्चित तौर पर समिता जी, अगर स्पीकर बीजेपी का बन जाता है और खासतौर से अगर ओम बिरला बन जाते हैं तो फिर टीडीपी और जेडीयू को टूटने में कुछ देर बचेगी नहीं। क्योंकि केसी त्यागी जो, देखिए एक तो जो केसी त्यागी जो बातें कर रहे हैं, केसी त्यागी की बात हमको इसलिए करना पड़ रही है समिता जी, केसी त्यागी खुद को केंद्रीय रेल मंत्री समझ रहे थे जब तक कि मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ था, मंत्रिमंडल के नाम नहीं आए थे। लेकिन केसी त्यागी मंत्री नहीं बनाए गए हैं और अभी किसी सदन में भी नहीं है केसी त्यागी। तो इसलिए केसी त्यागी को आप उनकी बेचैनी समझी जा सकती है। तो वो जेडीयू के लोगों को बीजेपी में किस तरीके से ले जाया जाए, इसके लिए हो सकता है केसी त्यागी इसको काम करें। अब करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर है, हम इसकी भी कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन जो समझा जाता है वो ये समझा जाता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी अब केसी त्यागी हो सकता है नीतीश कुमार से बात करके सारी बातें कर रहे हो, तो ये उनके अंदर की चीज़ें हैं, इसको लेकर के हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो शंकाएँ जताई जा रही हैं वो शंकाएँ इस तरीके की हैं, तो इसको समझाया जा सकता है। तो ये अगर बीजेपी मतलब जेडीयू और टीडीपी इस बात को नहीं समझते हैं और केसी त्यागी की बात ही अगर जेडीयू की बात है, तो निश्चित तौर पे जेडीयू फिर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। इसको साफ तरीके से समझा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और ये हम लोगों ने देखा कि जब उन्होंने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, उसके बाद किस तरीके से जीतनराम मांझी भी जो थे वो नीतीश कुमार को आंखें दिखाने लगे थे और भारतीय जनता पार्टी उस समय भी खेल करना चाहती थी, लेकिन वो समय खेल नहीं हो पाया। इसी तरीके से हमने देखा कि आरसीपी सिंह को लेकर के किस तरीके से नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में बयानबाजी हुई और हमने देखा कि किस तरीके से फिर जेडीयू जो थे वो टूटती बचे और उनके यहाँ एकनाथ शिंदे बनने से बच गए। तो नीतीश कुमार इस बात को चूंकि जानते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं, तो अब नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार फैसला लें या नहीं लेने का, अगर टीडीपी अगर कोई फैसला ले लेती समिता जी, तो फिर बीजेपी का फिर स्पीकर नहीं बन पाएगा और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी शिकस्त हो सकती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन टीडीपी के स्पीकर के पद के प्रत्याशी को समर्थन देगा। तो अब देखना ये है कि टीडीपी क्या फैसला करती है। मुझे लगता है कि सारा कुछ जो है वो टीडीपी के फैसले के ऊपर निर्भर है कि टीडीपी अगर अपना प्रत्याशी उतारती है, इंडिया गठबंधन उसको समर्थन देगा, तब नरेंद्र मोदी के सामने और बीजेपी के सामने संकट होगा कि वो अपना प्रत्याशी उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, या फिर वो टीडीपी के प्रत्याशी को समर्थन देकर के निर्विरोध टीडीपी का स्पीकर चुनवाते हैं कि नहीं चुनवाते हैं। समित्रा जी जी बिल्कुल। और प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि मंत्री पद भी आप लोगों को कोई खास नहीं दिया गया। मतलब एक तरह से उन्होंने ये बता दिया है कि बीजेपी किस तरह से आप लोगों को अभी से ट्रीट कर रही है, और अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो फिर आगे सबसे पहले वो आप ही पर वार करेगी। इस बात के लिए प्रियंका चतुर्वेदी ने पहले ही सावधान कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जेडीयू तो खैर उसका खेल अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन टीडीपी जो है वो काफी हद तक मतलब वो 2 और 2 4 करने वालों में नहीं दिख रही है। या तो आर या तो पार वाली स्थिति जो है वो चंद्रबाबू नायडू के कारण बन सकती है, ये अभी समझ में आ रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी ये बोल दिया है कि टीडीपी अगर अपना प्रत्याशी खड़ा करती है, अपने किसी सांसद को लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामित करती है, तो इंडिया गठबंधन उसका साथ देगा। यानी इंडिया गठबंधन ने यहाँ अपनी जो रणनीति है वो तैयार कर ली है, उसने अपनी चाल चल दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस चाल में कैसे फंस सकती है। फिलहाल बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि बीजेपी अभी तक खुलकर ये नहीं कह पाई है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। अगले हफ्ते से शुरू होना है संसद का विशेष सत्र, और अब इस सत्र में ही मतलब 26 तारीख तक तो ये साफ हो ही जाएगा। मतलब महज 9 दिनों की बात और है, लेकिन इन 9 दिनों में सियासत कहां तक चलती है और कितने उलटफेर होते हैं ये हम देखते रहेंगे और इसी तरह की चर्चा आगे भी करते रहेंगे। अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।